अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 15। फरी को एक पशवास बहुत पसंद आई थी। मैरून और सी ग्रीन रंग के फैब्रिक पर बारीक स्टोन वर्क था, मगर वो इतनी भारी थी कि सारा ने फिक्रमंद होकर स्लिम और स्मार्ट फरी की तरफ देखा। इसका वेट तो तुम्हारे वेट से भी ज़्यादा लग रहा है, वो बोल पड़ी। ओ मामा, मैं कौन से इसे हाथ में उठाकर कैट वॉक करूँगी, फरी ने मुंह बनाया। कीमत भी वज़न के हिसाब से अच्छी खासी वज़नी थी, 2.25 लाख। कीमत सुनकर तो सारा के छक्के छूट गए। इस अकेली पशवास के साथ 10 लवाजमात होंगे, फिर नताशा के पार्लर का बिल। 70,000 वाली आछी गुलाबी पशवास भी बहुत खूबसूरत थी, उस पर स्टोन कम थे, रेशम का काम ज़्यादा था। बारगेनिंग के बाद 60 से कुछ ऊपर में मिल सकती थी, मगर फरी तो कम कीमत शय को गर्दानती ही नहीं थी। वो तो अड़ गई। बड़े बहस मुबाहसे के बाद उस 1.5 लाख वाली पर बात पहुंची। एक बार पहनेगी, उसके बाद सालों हैंगर में लटकी रहेगी। सारा को सिर्फ एक पीस पर बड़ी रकम खर्च करते करते बोझ हो रहा था। सालार साहब ने बीवी का दिल रखने के लिए फ़ोन पर उसे रस्मी सी ताकीद ज़रूर की थी। जानते थे वो अपनी चॉइस पर किसी सूरत समझौता तो करेगी नहीं। ड्रेस की खरीदारी के बाद उसके लवाजमात तलाश करते खरीदते अंधेरा बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा, आज ये काफ़ी हो गया, अब संडे को देखेंगे। मगर फरी तो गोया एक ही तारीख में 5 लाख ठिकाने लगाने के दर पे थी। मामा क्या है, क्यों बोर कर रही हैं, मैं इंजॉय कर रही हूँ। आज घर जल्दी जाने की फ़िक्र छोड़ें, पापा कुछ नहीं कहेंगे। आज हम दोनों डिनर बाहर ही करेंगे, मैं पापा को फ़ोन कर देती हूँ। एक ज्वेलरी शॉप के सामने से गुजरते हुए उसने रुककर शीशे से नाक टिकाकर ज्वेलरी का जायज़ा लेते हुए माँ को खामोश ही करा दिया था। बेटा, कल से मॉल्स की हड़ताल तो नहीं हो रही, अभी तो कई चक्कर लगेंगे। पिलाकर सारा जिच हो गई थी। हाँ तो लगा लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रही हैं, उसने पलटकर माँ को देखा। अनगिनत खुशियों की चमक उसके चेहरे से मुतरश्शे थी। उसकी खुशी का आलम देखकर वो बेबस सी हो गई। अच्छा ठीक है, तुम अपने पापा को फ़ोन कर दो, लेट होने पर वो परेशान हो जाएंगे। और सुबह तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, बेफिक्र होते होते सारा को फिर नई फिक्र ने आ लिया। कम ऑन मामा, चली जाऊँगी, वैसे भी तो मैं लेट ही सोती हूँ। आज तो वैसे भी मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकूँगी। घर जाकर तुमने और भी बहुत काम करने हैं, सारा ने उसे टोक दिया ताकि वो बोलते हुए सांस भी ले ले। कौन से काम, फरी उनसे एक कदम आगे चल रही थी। पलटकर हैरत से माँ की तरफ देखा। वो लिफ्ट तक जाने के लिए तवील और अरीज कॉरिडोर से गुजर रही थी, क्योंकि अभी माल का ऊपर का फ्लोर बाकी था। ये सारी शॉपिंग अंसर को भी तो दिखाओगी, सब्र होगा तुमसे। सारा ने वो बात की जो अभी फरी के जहन में नहीं आई थी, मगर वो उसके मिजाज को सामने रखते हुए दुरुस्त पेशगोई कर सकती थी। ओह नो, ये सब तो मैं नहीं दिखाऊंगी। नई चीज़ किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, पुरानी हो जाती है। अंसर तो बस निकाह वाले दिन ही सब कुछ देखेंगे। अगर बोलेंगे तो मैं कह दूंगी कि सरप्राइज़ होगा, आप वेट करें। वो लिफ्ट के सामने पहुंच चुकी थी। वो गौर से देखने लगी कि इस वक्त लिफ्ट कौन से फ्लोर पर है और कितना वक्त लग सकता है। फरी के जोशो खरोश के सामने बंद बांधना नामुमकिन था। सारा आखिर माँ थी, खुशी मनाती हुई बेटी का मूड ऑफ करने की हिम्मत ही नहीं थी। कितने मज़े से अपने निकाह की बात करने लगती है। उन्हें अपना वक्त याद आया। भाभी के साथ अरूसी जोड़ा खरीदते हुए वो कितना शर्मा रही थी। वक्त बहुत बदल चुका था। वो ट्रंक कॉल के ज़माने की तो नहीं थी, मगर इंटरनेशनल कॉल्स डायरेक्ट हो जाती थी और मतलूबा शख्स दस्तयाब ना होने की सूरत में बीप के बाद याद दहानी मैसेज छोड़कर इंतज़ार करना होता था। अब तो फासले कोई मानी नहीं रखते। पार्लर में तैयार होने वाली दुल्हन हाथ के हाथ बारात की तैयारी करते दुल्हा से बातें भी कर रही होती है। वक्त को कोई नहीं बदलता, वक्त खुद को बदलता है। लिफ्ट रुकी, अंदर वाले बाहर आए। फरी को आज इतना इंतज़ार भी खल रहा था। वो कोफ्त के आलम में बाहर आने वालों को देख रही थी। वासिफ को देखकर गार्ड ने बड़ी फुर्ती से गेट वाह कर दिया था, मगर वो आज मामूल के मुताबिक दुराना अंदर दाखिल नहीं हुआ। बहुत मोहतात अंदाज था। स्पीड आहिस्ता थी, क्योंकि इधर उधर भी नज़र दौड़ाकर अपनी तसल्ली कर रहा था। आलीशान की वालदा ने ख़ास ताकीद की थी वो उनके लिए भी टाइम निकाला करे कि वो बच्चों की रिपोर्ट डायरेक्ट लेना चाहती हैं, और क्योंकि उन्हें अपने भाई दाऊद पर भरोसा नहीं। वासिफ का दिल गांव की उस नौखेज़ो अलर्ट दोशीज़ा के दिल की तरह लर्ज़ रहा था, जिसे सहेलियों से खबर मिली हो कि उसका मंगेतर शहर से छुट्टी आ रहा है और इम्कान है कि सीधा चाचे यानी होने वाले ससुर को सलाम करने पहुँचे, और अलर्ट दोशीज़ा को धड़के लगे हुए हों कि अब आया कि तब आया। सारे घर पर सन्नाटे का राज था। इक्का दुक्का नौकर के चलने की आहट सुनाई देती थी। उसने ये इत्मीनान करने के बाद कि सब खैरियत है, ड्राइंग रूम के चमचम करते मनकश आबनूसी दरवाजे का हैंडल थामा। ये रोज़ का मामूल था।
گارڈ انٹرکام پر بچوں کو ٹیوٹر کی آمد کی اطلاع دیتا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں جاتا اور بچے فوراً ہی آ جاتے تھے۔ اس نے بھاری ہینڈل نیچے کی طرف دبایا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ایک برقی جھٹکے کا تجربہ تھا۔ او نو! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا جیسے او نو کا مطلب تھا مارے گئے۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ سامنے سفید قمیض شلوار میں ملبوس داؤد الوی مسکرا رہے تھے۔ میں پول کی چیئر کے ساتھ بیٹھا تمہیں واچ کر رہا تھا۔ تم رک رک کر سوچ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ مجھے فیل آئی جیسے تم کچھ پریشان ہو۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد تو تم خاصی دیر کھڑے سوچتے رہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ داؤد الوی اپنی بلی جیسی گنجی سنہری آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے بغور دیکھ رہے تھے۔ نو پرابلم سر، بس ویسے ہی۔ واصف نے شاید زندگی میں پہلی بار اہتمام سے بات بنانے کی کوشش کی۔ ڈونٹ مائنڈ واصف، آج تم کافی پراسرار دکھائی دیے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچنے میں تم نے کافی ٹائم لیا۔ داؤد الوی اپنے انداز غلط تسلیم کرنے پر قطعی تیار نہیں تھے۔ انداز میں کافی سنجیدگی تھی۔ واصف کے مزاج میں بھی کھینچا تانی نہیں تھی۔ یوں بھی اس عہد کے نوجوان جان چھڑانے والے انداز میں بات کرتے ہیں۔ دیر از نو مسٹری سر، ایکچولی اس روز میری بائی چانس عالی شان کی مدر سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی ہیں میں بچوں کی رپورٹ ان کو ڈائریکٹ دیا کروں۔ بس مجھے یہی الجھن تھی کیونکہ سر میں تو آپ کو رپورٹ کرنے کا پابند ہوں۔ میری تو ان سے کبھی میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ واصف نے صاف صاف کہہ دیا۔ البتہ وہ بات کرتے ہوئے داؤد الوی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ حیرت و فکر مندی سے ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنا سٹریس لے کر گھومتے رہے، مجھ سے فون پر کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے تھے۔ ابھی میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ تم بہت کنفیوزڈ ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے واصف کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا اور قدرے جھٹکا دیا۔ جینٹل مین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے پہلے اپنا کام کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہو۔ سالوں سے آپا کو سنبھال رہا ہوں، اب بھی سنبھال لوں گا۔ واصف نے چونک کر داؤد الوی کی طرف دیکھا۔ آپا آپ کی بڑی بہن ہیں؟ اس نے تعجب سے داؤد الوی کی طرف دیکھا جن کے سفید و کالے بال آپس میں مل کر گرے کلر میں تبدیل ہو چکے تھے اور کن پٹیوں پر قدرے سفید بال ان کی شخصیت کو بہت باوقار بناتے تھے۔ ان کی سبز و سنہری آنکھوں کی پتلیاں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ روح کی ساری توانائی سمٹ کر آنکھوں میں اتر گئی ہے۔ جی میری بڑی بہن ہے۔ لیٹ میرج ہوئی تھی اور بہت جلدی بریک اپ بھی ہو گیا۔ ویسے تو یہ حادثہ سبھی کے لیے لائف چینجنگ فیز ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ اناپرست ہوتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے انہیں سوسائٹی میں ڈی گریڈ کر دیا ہے، اور اس وقت تو اور بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب اس کا پارٹنر بہت جلدی نئی لائف پارٹنرشپ بنا لیتا ہے۔ داؤد الوی نے رک کر گہری سانس لی۔ مختصر سی سٹوری سے تمہیں ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب داؤد الوی نے دوسرا ہاتھ بھی واصف کے شانے پر رکھ دیا تھا۔ بائی دا وے کہہ رہا ہوں، شادی سوچ سمجھ کر کرنا۔ کتنی بھی خراب شادی ہو خدا نخواستہ نبھا لینا، اس لیے کہ بریک اپ انسان کی یادداشت کا زخم بن جاتا ہے۔ علیحدہ ہو کر بھی زخمی حالت میں رہنا ہے تو پھر ساتھ رہ کر ہی زخم برداشت کر لیں۔ یہ کہہ کر داؤد الوی نے زبردست کہکہا سا لگایا، مگر کہکہے میں جان نہیں تھی، گویا حبس کے عالم میں گرم ہوا کا جھونکا گزرا ہو۔ سر شادی کی طرح علیحدگی بھی تو باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے۔ واصف کو اپنے سر پر پڑی وارداتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ بھی تو ایک ٹوٹے ہوئے گھر کا مکین رہا تھا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر مرد منہ سے 3 الفاظ نکال کر فارغ کر دیتے ہیں۔ میں یہاں پر آؤٹ آف کنٹرول مرد کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ تم بہت سمجھدار ہو واصف۔ میں دل سے چاہوں گا کہ جب بھی تم شادی کرو وہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہو۔ داؤد الوی نے بڑی اپنائیت سے اسے گلے لگا کر کہا۔ زخم کھائی یادداشت کی گراہیں ان کے لہجے سے مترشح تھیں۔ ایک محسوس ہونے والا کرب یوں جھلک رہا تھا جیسے نئے دن کے سورج کی کرنیں بند دروازے کے کسی روزن سے اندر داخل ہو کر سورج کی آمد کی دلیل ہوتی ہیں۔ تھینک یو سر فار یور بیسٹ وشز۔ اس نے بھی داؤد الوی کا ہاتھ تھام کر گویا یقین دلایا کہ وہ معاملہ سمجھ گیا ہے۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر عالی جان نے جھانکا۔ او سر آپ ممو سے بات کر رہے ہیں؟ گارڈ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ کے ٹیچر آ گئے ہیں۔ عالی جان داؤد الوی کو واصف کے ساتھ دیکھ کر قدرے سٹپٹا گیا تھا۔ عموماً بچوں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کی کسٹڈین کو کوئی شکایت تو نہیں پہنچائی جا رہی۔ اینی ہاؤ پھر انشاءاللہ کسی فری ٹائم میں بات چیت ہوگی۔ داؤد الوی کا انداز الوداعی تھا۔ لیکن ممو یہ فری ٹائم تو نہیں تھا، ہم اندر سر کا ویٹ کر رہے تھے۔ ابھی منٹس مائنس ہوں گے، ہم ایکسٹرا ٹائم نہیں دیں گے۔ عالی جان نے فوراً موقع شناس ہونے کا ثبوت دیا۔ داؤد الوی نے مسکرا کر واصف کی طرف دیکھا۔ یار ان بندھے ہوئے بکروں کو 10 منٹ پہلے چھوڑ دینا کیونکہ انہوں نے گھاس بھی چرنا ہوتی ہے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس دیے۔ واصف مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ دیکھتے ہوئے عارف الوی سوچ رہے تھے، مشکل مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ اب تو گھر آ گیا ہے، پوچھو اس سے کہ شریف الدین کون ہے؟ اس گھر سے لوگ ڈونیشن لے کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مقروض کنسیڈر ہو رہے ہیں۔
समीना छड़ी टिकाती हुई अर्शिला के सर पर आ खड़ी हुई थी, जो काफ़ी दिनों बाद अपने बेडरूम के बाहर गैलरी में केन की कुर्सी पर आरामदेह हालत में बैठी सुकून से काफ़ी इंजॉय कर रही थी। फॉर गॉड सेक मम्मी, मेरा बेटा इस वक्त कितने मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा है और आपको शरीफ बदमाश याद आ रहे हैं। मे गॉड पीस अपॉन यू। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, उसको किसी को कुछ देना होगा। मैं अब घर में हूँ ना, फेस कर लूँगी। अगर कुछ देना है तो दे दूँगी। अगेन आप इस टॉपिक पर बात ना करें, मुझे स्ट्रेस देंगी तो आप खुद सफ़र करेंगी। प्लीज़ मम्मी प्लीज़। अर्शिला इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जैन के बारे में सोच रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मायूस नहीं किया था, वो उम्मीदों से तवानाई लेने की मशक कर रही थी और समीना ने सारा माहौल तहव बाला करके रख दिया था। दे दूँगी। बाप दादा का माल उजाड़ने के लिए गोद लिया था ना इसे, अपना घर ख़राब किया था, लॉटरी नहीं निकली थी। घर से बेघर, वतन से बेवतन हुए थे तो ये सब कुछ तुम्हें विरासत में मिला। समीना को तो अब देने के नाम से ही गुस्सा आने लगा था। हाँ, तो मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए असासे बनाएं, अपना घर छोड़ें, 8 से 5 वाली जॉब करते, घर में रहते। अर्शिला ने जल भूनकर जवाब दिया। और ये जो तुम सुपर लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही हो, अगर वो जान ना खपाते। मम्मी प्लीज़ मम्मी, अर्शिला ने माँ को बीच में ही टोक दिया। मज़दूर के यहाँ मज़दूर पैदा होता है तो बड़ा होकर सुसाइड नहीं करता, मज़दूरी ही करता है। मैं जॉब वालों के यहाँ पैदा होती तो उसी माहौल की आदी होती। हम इस मुल्क के 2% में हैं ना, बाकी लोग भी तो जी रहे हैं ना। महंगाई पर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर अपने घर खाना खाकर सो जाते हैं, दैट्स ऑल। अर्शिला मज़ीद बहस से बचने के लिए समीना से पहले उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। सर में दर्द की टीसें शुरू हो गई थीं। माँ भी मरीज़ा थीं, वो मज़ीद उलझने की नीयत नहीं रखती थीं, अब खुद को काबू में रखने की मशक कर रही थीं। समीना उनकी तरफ घूरती जा रही थी। ऐशो आराम की आदी हो, सहूलतों के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकती। पैसा बचाओगी तो तुम्हारे ही काम आएगा। वो बड़बड़ाहट के अंदाज में बोलती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। ऐशो आराम? मुझे नहीं पता इसे ऐशो आराम कहते हैं। कांटों के बिस्तर पर सोती हूँ, मनपसंद चीज़ भी पेट भर कर नहीं खाती। वो माँ की पुश्त पर नज़र जमाए सोच रही थी। आधी से ज़्यादा बची हुई कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी। फरी अपनी तमाम शॉपिंग का असर-ए-नौ जायज़ा लेकर एकदम पाँव फैलाकर चित लेट गई। आज उसने पैरों का सही इस्तेमाल किया था। जगमग करते मॉल में और ठंडी समंदरी हवाओं के झोंकों ने पल भर के लिए भी थकन का एहसास नहीं होने दिया। अब पुरसकून होकर बिस्तर पर दराज हुई तो लगा चोल चोल हिली हुई है। माई गॉड, सुबह कॉलेज भी जाना है। कॉलेज जाने के ख्याल से तो थकन का एहसास दुगना हो गया। छुट्टी हो गई तो मामा कहेंगी कि मैं पहले ही कह रही थी कि थक जाओगी तो छुट्टी करोगी, वक्त से नहीं उठोगी। अब उसे शदीद कोफ्त ने आ लिया था, मगर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन पर चौंक पड़ी। शायद अंसर। उसने हाथ बढ़ाकर सेल फ़ोन उठा लिया, ऑपरेट किया। सामने जैन का टेक्स्ट था। उसने जल्दी से ओपन किया। प्लीज़ फरी, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, कार्ड्स खेलेंगे। मुझे सुबह तक नींद नहीं आती। अस्पताल में तो ट्रैंकुलाइज़र देते थे तो मुझे नींद आ ही जाती थी। इतनी खामोशी है, मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ फरी। फरी का दिल धक से रह गया। रात के 11 बज रहे थे, वो कैसे जा सकती थी। पहले जैसी बात होती तो वो उससे कुछ देर बात कर लेती। टाइपिंग की हिम्मत नहीं थी, ना बोलने की। उसके मैसेज के जवाब में वो उसे वॉइस नोट भेज सकती थी कि वो बोल नहीं पा रहा, सुन तो सकता है, मगर इस वक्त तो ज़ुबान हिलाना भी पहाड़ उठाने जैसा था। हत्ता कि अंसर से भी लंबी बात करने का मूड नहीं बन पाया था। जैन ने देख लिया होगा कि उसका मैसेज सीन हो गया है, वो जवाब का मुंतज़िर होगा। अब उसे क्या जवाब दूँ? वो पूरी तरह उलझने लगी, इसलिए कि जैन की ख्वाहिश पूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मामा तो मामा, उसे तो बाप से बात करने की भी जुर्रत नहीं थी। और सबसे बढ़कर वो जो खुशकुन ख्यालात के साथ गहरी नींद में उतरने की नीयत कर चुकी थी, अब इस हसीन जहां से पलटकर किसी मरीज़ की दिलजोई करने का बंदोबस्त करना गोया जुए शेर निकालने के मिसल था। वो चंद मिनट तक कोई मुनासिब हल ढूंढती रही, फिर एक झूठ बहुत हकीकी और मौसर लगा। उसने फ़ौरन वॉइस नोट रिकॉर्ड कर दिया। गेस्ट आए हुए हैं, उनके सामने इतनी रात को निकलना बहुत ऑकवर्ड लगेगा। मैसेज सेंड करके उसने सेल फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया। दिल को कुछ हुआ तो, इतना बड़ा घर, खामोशी और गूंगापन। गूंगे तो फिर भी बाकायदा आवाज़ निकाल सकते हैं, उसकी तो आवाज़ ही गुम हो चुकी थी। सुबह मामा से परमिशन ले लूँगी और कॉलेज से डायरेक्ट जैन के घर चली जाऊँगी, उसने खुद को तसल्ली दी। सेल फ़ोन उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। आज अंसर को मायूसी तो होगी, मगर वो जैन की तरह बेचारे तो नहीं हैं। कल अंसर को सच सच बता दूँगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं अंसर से कभी झूठ ना बोलूँ, जैसे कि मैं मामा पापा से कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ तो एक लेबर है जो मुझसे कभी नहीं हो सकती। वेरी हार्ड वर्क, टू मच एगोनी। वो कुशन दबोच कर करवट से लेट गई। कल की मतवक्का मुशक्क़त खुद ब खुद उसे सोने पर मजबूर कर रही थी। माँ, शादी तो बहुत खौफनाक शय है, पता नहीं लोग खुशी खुशी क्यों कर लेते हैं। वासिफ रात गए माँ के तख्त पर पाँव फैलाकर लेटा हुआ किसी ख्याल में खोकर बात कर रहा था।
शम्सा ने टेस्ट पेपर्स का बंडल उठाकर बैग में रखते हुए चौंक कर उसकी तरफ देखा। उनका जहन फ़ौरन फरी की मुतवक्का शादी की तरफ चला गया था। बड़े बूढ़े कहते हैं शादी करते नहीं हैं, शादी हो जाती है। उन्होंने कतरे नज़रें चुराते हुए जवाब दिया और दिल ही दिल में डर गई थी कि कहीं वो उनकी शादी को ही मौजू ना बना ले। ये क्या बात हुई? शादी तो फुल प्लानिंग होती है। वासिफ ने जान बचाती आगे बढ़ती माँ की तरफ बड़े ताज्जुब से देखा। जाकर सो जाओ, सुबह जाना नहीं है कि आधी रात को तुम्हें शादी ब्याह क्यों याद आने लगे? वो साइड टेबल पर बैग रखते हुए पूछने लगी। इसलिए कि सिवाय मामू मामी के कोई शादी भी अच्छी शादी नज़र नहीं आ रही। जिसे देखो लाइफ पार्टनर से चोट खाया हुआ है। वासिफ यूं झटके से उठा जैसे वर्जिश कर रहा हो। शम्सा का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। आज कहीं कोई ख़ास बात हुई है? वरना आज से पहले तो तुमने कभी इस तरह की बातें नहीं की। शम्सा ने हिचकिचाते हुए गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। एक और ब्रेकअप देख और सुनकर आ रहा हूँ, अपने जैसे जिंदा बाप के यतीम बच्चे। वासिफ ने यह कहते हुए पाँव नीचे लटकाकर स्लीपर्स में फंसाए। शम्सा तो गोया गूंगी ही हो गई। कुछ बोलने का यारा ना था, मगर मुंतज़िर थी कि वो खुद ही बात मुकम्मल करे और उनकी जान छूटे। आलीशान और आलीजा का बाप USA में दूसरी बेगम के साथ मौज उड़ा रहा है और अपने बच्चों की माँ को पागल खाने की मेंबरशिप दिलवा दी है। माँ, यकीन करें आज मुझे उन बच्चों पर बड़ा तरस आया। मेरी तरह जिंदा बाप की यतीम औलाद। अगर दाऊद अलवी जैसा मामू ना होता तो इतने ज़हीन बच्चों का तो बेड़ा गर्क हो गया था। मुझे तो दाऊद अलवी का मामला भी गड़बड़ लगता है। बहन, भांजे और ख़ुद 50 साल का बंदा बीवी बच्चों के बगैर। वासिफ ने माँ की तरफ देखा। शम्सा पर कड़ी गुजर गई। वो नज़रें चुरा गईं। कुछ लोग खुद ही शादी नहीं करते। वो किचन की तरफ बढ़ी, गोया इस मौजू से बचने की शऊरी कोशिश कर रही थी। मुझे तो लगता है उनका भी ब्रेकअप हुआ है। क्यों फजूल अंदाजे लगा रहे हो? और फिर तुम्हें क्या? शम्सा ने किचन में पनाह लेकर अपनी सांस बहाल की और ख़ुद को वासिफ की नज़रों से बचाने के लिए ओट में कर लिया। मुझे तो बहुत कुछ होना चाहिए। हमारी केमिस्ट्री मैच कर रही है। जिंदा बाप की यतीम औलादें। वाह! वासिफ के लहजे में खुद ब खुद जहर उतर आया था। शम्सा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर ज़ोर से दबाया। एक बात तो बहुत मज़े की है, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वासिफ अपने कमरे में जाते जाते रुककर किचन की तरफ पलटा। शम्सा खुद को मसरूफ़ जाहिर करने के लिए धुले हुए बर्तन ठिकाने लगाने लगी थी। दाऊद अलवी ने सोच समझकर मुझे शादी करने का मशवरा दिया है और कह रहे थे कितनी भी ख़राब शादी हो निभा लेना। अल्लाह ना करे। शम्सा तड़प कर पलटी और आगे बढ़कर वासिफ को गले से लगा लिया। अल्लाह ना करे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी कोई आजमाइश आए। तुमने देखा ही क्या है। अल्लाह मेरे बेटे की ज़िंदगी में बहारें लाए। मैं मरने से पहले अपने वासिफ का हरा भरा घर देखूं। शम्सा की आवाज़ आंसुओं से भीग रही थी। उफ़ माँ, आपको तो बस आंसू बहाने का बहाना चाहिए। मैं तो कंपेयर कर रहा था कि किसकी बात दुरुस्त है। अलवी साहब कह रहे हैं कि सोच समझकर शादी करना, और आपके बड़े बूढ़े कहते थे शादी करते नहीं हैं, शादी हो जाती है। वो धीरे से हंस पड़ा। शम्सा की जान में जान आई। बड़े बूढ़ों की बातें ठीक होती हैं। अब देखो, फरी की शादी की तो दूर दूर तक प्लानिंग नहीं थी। भाभी तो इस मौजू से ही चिढ़ती थी। माँ की ख्वाहिश नहीं थी, मगर उसकी शादी हो रही है। शम्सा ने माहौल का बोझलपन दूर करने की कोशिश की। हल्की फुल्की बात की थी, मगर उनकी हल्की फुल्की बात एक चट्टानी तोदे की तरह थी जो मामूली से ज़लज़ले के झटके से लुढ़कता हुआ आया और वासिफ के सर पर आ पड़ा। एक बार की ज़मीन की गर्दिश थमी थी, या वो सांस लेना भूल गया था। इतनी देर से वो अपना जहन इधर उधर करने की नीयत से तो माँ के साथ दिन भर की रुदाद शेयर कर रहा था। माँ, मामू ने फ्लैट की कीज़ तो आपको दे दी है ना? कल जाकर देखते हैं वहाँ शिफ्ट होने से पहले क्या ज़रूरी काम कराना होंगे। वासिफ ने सफ़ा नहीं पलटा था, बल्कि किताब ही दूसरी उठा ली थी। शम्सा ने सुकून की गहरी सांस ली। यही तो वो चाहती थी कि अब वो बहस व मुबाहिसा किए बगैर हिजरत की नीयत कर ले। वो अब सालार साहब का सामना करने का हौसला नहीं कर सकती थी। हाँ, चाबियाँ तो मेरे पास हैं, बस सुबह भाई को बताना होगा, और वहाँ हमें कोई काम नहीं कराना। भाई ने कहा है कि घर फर्निश्ड है, मतलब पर्दे चादरें वगैरह भी हैं। सिर्फ कपड़े, अपना ज़रूरी सामान और किचन के बर्तन लेकर जाने हैं। वहाँ सारा फर्नीचर नया है, यहाँ से फर्नीचर नहीं लेकर जाना। वैसे भी ये सारा सामान तो भाई का ही है। हाँ, बस मैं अपना ये तख्त ज़रूर ले जाऊँगी, मुझे इसी पर नींद आती है। अब वो नहायत पुरसकून नज़र आ रही थी, जबकि वासिफ के पाँव तले इस जुमले के ज़लज़ले की आहटें थीं। अब देखो ना, फरी की शादी की तो दूर दूर तक प्लानिंग नहीं थी। दिल जैसे खाली गुंबद था। शम्सा के अल्फाज बाज़गश्त की तरह गूंज रहे थे। कमरे की तरफ बढ़ते हुए कदम मन मन भर के हो रहे थे। अब देखो ना, फरी की शादी, फरी की शादी, फरी की शादी। झील में कंकर नहीं पत्थर गिरा था। दायरे झील के किनारों से आगे जाते महसूस हो रहे थे। मामा, आज मैं कॉलेज से जैन के घर जाऊंगी। वो बेचारा बहुत डिप्रेस्ड है। फरी ने नाश्ते की मेज़ पर बैठते ही ऐलान कर दिया था। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे जाने से उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा?
सारा किचन से बाहर आते हुए हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। खालिस घरेलू खवातीन के अंदाज में आंचल से हाथ पहुँच रही थी। यस ऑफ कोर्स, वो तो मुझे रात को बुला रहा था, वो तो मैं बहुत थकी हुई थी बस। फरी ने स्लाइस पर मार्जरीन लगाते हुए बेपरवाह से अंदाज में कहा और फ़ौरन ही एक बाइट भी ले लिया। क्या मतलब? अगर थकी हुई ना होती तो उठकर चल पड़ती। सारा ने सामने बैठकर फरी के लिए चाय बनाना शुरू कर दी थी और बहुत ताज्जुब से बेटी की शक्ल देखी थी। फरी के मुंह में नवाला था। जवाब देने की उजलत में जैसे नवाला निकलने लगी। वो तो आपको बता रही हूँ मैं कि उसे मेरी कंपनी की ज़रूरत थी। पेशेंट नॉर्मल नहीं होता ना, आप क्यों माइंड कर रही हैं? ऑलरेडी मुझे पता है कि आप मुझे कभी अलाउ ना करती, मगर अब दिन में तो जा सकती हो ना। फरी ने यह कहकर दूसरा बाइट लिया। सारा ने उसके सामने चाय का कप रखा। शुक्र है तुम इतना भी सोच लेती हो। चली जाना, मैं मना नहीं कर रही, बस अब एक बात का ख्याल रखना। कुछ दिन जाते हैं कि तुम मैरिड कहलाओगी और मैरिड लड़की को बहुत एहतियात करना होती है। इसके तमाम मामलात में लाइफ पार्टनर की शेयरिंग होती है। अच्छा बस रहने दे, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। मामा अंसर का ब्रॉट अप USA में हुआ है। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। उनको पता है कि को एजुकेशन में फेलोज़ भी होते हैं और फ्रेंड्स भी। आप उनकी फ़िक्र छोड़ें। वैसे भी मैंने जैन के बारे में सब कुछ बता दिया है। ही नोज़ वेरी वेल। फरी ने बेपरवाही से कहते हुए चाय का कप उठाकर सिप लिया। अच्छी बात है कि तुमने अंसर से शेयर किया है, मगर बेटा एक बात जहन में रखना, मर्द मुख्तलिफ होते हैं पर सब हस्बैंड्स की प्रोफाइल मिलती जुलती होती है। शादी से पहले मर्द खुद को बहुत लिबरल ब्रॉड माइंड जाहिर करते हैं। शादी के बाद ही पता चल सकता है कि बंदा कितना ब्रॉड माइंडेड है। सारा ने नरमी और मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश की। मामा अंसर बहुत डिफरेंट है, वरना तो मैं उन्हें लिफ्ट ही ना कराती, फरी ने साबका अंदाज में जवाब दिया। सारा ने अब गहरी सांस लेकर कुर्सी की बैक से पुश्त टिका ली। बेटा सब कुछ अच्छा लगता है तभी तो शादी होती है। वो बात जो माँ समझाएगी वो कोई और कभी नहीं समझा सकता, इसलिए कि दुनिया में माँ को ही सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश और पुरसकून नज़र आएं। ओके मामा, अब तो मैं आपकी हर बात नोटिस करती हूँ, डोंट वरी। और कल तो आप दुनिया की सबसे अच्छी मामा लग रही थी। हर चीज़ मेरी पसंद की दिलाई है। आई एम सो हैप्पी। फरी शरारत से खिलखिलाई। सारा भी खुश दिली से मुस्कुरा दी। जब तुम्हारी रुखसती का वक्त आएगा तो तुम रोज़ाना मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगी। ज्वेलरी का तो मसला नहीं, मेरा ज्वेलर घर आकर तुमसे डिज़ाइन पसंद करवा कर ऑर्डर ले जाएगा। ओह मामा, मुझे गोल्ड की ज्वेलरी से कोई दिलचस्पी नहीं। इससे तो अच्छा है आप मुझे स्पोर्ट्स कार दिला दें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी ज़बरदस्त मिलती है, एक से एक डिज़ाइन। खैर अभी तो ये बातें छोड़े, मैं लेट हो जाऊंगी। बोलते बोलते यकलख्त फरी पर उजलत सवार हो गई। जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगी। पापा आज ऑफिस नहीं जाएंगे? वो कप रखकर खड़ी हुई तो अचानक उसे नाश्ते की मेज़ पर बाप की अदम मौजूदगी का ध्यान हुआ। कोई अहम मीटिंग चल रही है आजकल। 1 बजे के करीब ऑफिस के बजाय आवारी होटल जाते हैं। ओके, फरी ने बड़े अंदाज से ओके कहा और सोफ़े की तरफ बढ़ी जहाँ उसका कॉलेज बैग और फाइल रखी थी। अब क्रू कंप्लीट हो गया है। ये शिप चलते रहना चाहिए। जो गार्ड अब तुम्हारे यहाँ ड्यूटी दे रहा है ना, ये तो पैदा ही गार्ड हुआ था। टूटू ने रुककर छोटा सा कहकहा लगाया। अर्शिला भी मुस्कुराने लगी। टूटू ऑफिस जाते हुए जैन से मिलने आ गई थी। दोनों लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। कितनी खौफनाक मूछें हैं और नाम देखो, फूल खान। अर्शिला ने बनावटी अंदाज में झरझरी लेकर कहा। हनी कहते हैं ये तो मूछों से बंदा पटक सकता है। टूटू ने हस्बे आदत अपनी बात कहकर कहकहा लगाया। हनी का मतलब वो अपने शोहर की बात कर रही थी। आज की अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया में शोहर को नाम से कम हनी और जान जानी कहकर ज़्यादा बुलाया जाता है। ये और बात कि हनी कितना हनी है और जान जानी कितने जानलेवा। अच्छा अब तुम जैन की तरफ से होपफुल रहा करो। कुछ नेगेटिव सोचने की, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं। आज मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ लाई हूँ। टूटू ने चाय का कप हैंडल के बजाय दोनों हाथों में यूँ पकड़ा हुआ था गोया कप के फिसल कर गिरने का अंदेशा हो, और इसी अंदाज में पकड़े पकड़े चाय पी रही थी। जल्दी से सुनाओ, कोई गुड न्यूज़ ही सुनने को नहीं मिलती। अर्शिला मुश्ताक नज़र आई और कप टेबल पर रख दिया। मेरा सेकंड कज़न आमिर आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। मेरी आंटी ने भी मुस्लिम इंडियन से शादी की थी, मगर बेचारी की डेथ हो गई थी। आमिर बहुत छोटा था, मगर मेरे अंकल ने सेकंड मैरिज नहीं की। मम्मी अपने बहन की निशानी से हमेशा कांटेक्ट में रहीं। वेकेशन पर उसे अपने घर लाई थी। बहुत नाइस बंदा है, बिलीव मी। टूटू शरीर अंदाज में अर्शिला की तरफ देख रही थी। लेकिन ये गुड न्यूज़ तो तुम्हारे लिए है, मेरा क्या कंसर्न है? अर्शिला ने हैरत और संजीदगी की आमेजिश से मिले जुले तासुरात ज़ाहिर किए। अरे वो ख़ास मिशन पर आ रहा है, यहाँ शादी करना चाहता है। टूटू की शरीर मुस्कुराहट से अर्शिला कदरे खटक तो गई थी, मगर किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए पूरी बात सुनना थी। तो करा देना उसकी शादी। अर्शिला ने उलझन भरी नज़रों से देखा। तुमसे कराना चाहती हूँ, टूटू खिलखिलाई। व्हाट ए नॉनसेंस। अर्शिला बुरा मान गई। शादी बनाना नॉनसेंस होता है? टूटू ने घूर कर देखा। सेकंड करना तो सचमुच नॉनसेंस होता है। फर्स्ट टर्म में तो बंदा बेवकूफ़ बन ही जाता है।
ارشیلا نے قدرے خفگی سے جواب دیا۔ یہ اس لیے کہہ رہی ہو کہ ابھی تمہاری عامر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ بہت لوگوں سے ملی ہوں مگر ابھی تک عامر سے نہیں ملی۔ ٹوٹو بہت ہی پورے اعتماد نظر آ رہی تھی۔ ایسی کیا خاص ہے؟ چاند پر رہتا ہے، شادی کرنے زمین پر آیا ہے؟ ارشیلا نے قطعاً دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ وہ گریٹ مین ہے، جوپیٹر پر رہتا ہے، چاند تو چھوٹا ہوتا ہے۔ ٹوٹو پھر ہنس پڑی۔ ارشیلا کی کیفیات سے لطف اندوز ہو رہی تھی مگر ارشیلا یکدم گہری سنجیدگی میں اتر گئی۔ تمہارے ساتھ تھوڑا ہنس بھی رہی ہوں مگر میرا دل ہنسنے کو نہیں چاہتا۔ میں زین کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ جب تک اس کے منہ سے مام نہیں سنوں گی مجھے دنیا کے کسی بندے کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ ساری رات جاگا ہے میرا بیٹا، آج سے تو وہ میرے روم میں ہی سوئے گا۔ اگر وہ اسی طرح راتوں کو جاگتا رہا اکیلے میں تو… بولتے بولتے ارشیلا کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ٹوٹو تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ارشیلا کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کم آن ارشی، زین بائی برتھ تو ڈم نہیں ہے میری جان، آہستہ آہستہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ ہوپ کو نہ جانے دو، یہی تو ہمارا اثاثہ ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے ٹوٹو، تمہیں اس وقت تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سوچو ذرا اس وقت ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ ارشیلا کو ٹوٹو کی اس گڈ نیوز سے دلی صدمہ ہوا تھا، ان کے احساسات مجروح ہوئے تھے۔ میں تمہیں بتاتی نہیں ہوں، سمینا آنٹی ہر 2 دن بعد مجھے فون کر کے یاد دلاتی ہیں، انہیں تمہاری بہت فکر ہے، یہی کہتی رہتی ہیں کہ میرے بعد ارشی کا کیا ہوگا، وہ تو کوئی سٹیپ لینے کی ہمت ہی نہیں کر سکتی، میرا سب کچھ میری ایک بیٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتی ہوں ممی ماں ہے، انہیں ضرور میری فکر ہوگی مگر میں بھی تو ماں ہوں۔ ارشیلا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ آنٹی نے تمہیں جنم دیتے وقت پین لیے تھے، وہ پین تم نے زین کے لیے نہیں لیے، فرق ہے ارشی۔ ٹوٹو مخلص بھی تھی اور حقیقت پسند بھی، اسے یہ سخت الفاظ ادا کرنا پڑے۔ ارشیلا اب اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین کے لیے پین نہیں لیے مگر وہ جو میری گود میں آتے ہی چلے گئے تھے ان کے لیے تو پین لیے تھے نا۔ 2 مرتبہ کی میری 18 منتھ کی لیبر کنسیڈر نہیں کرتی؟ منتھلی چیک اپ ہوتا تھا، ویٹ کیا جاتا تھا، 5 مہینے بعد میری فزکس چینج ہوتی تھی، بلکہ کیمسٹری بھی۔ شاپنگ کرتی تھی، بیبی کے روم میں ٹوائز سجاتی تھی۔ بولو ٹوٹو، اب بھی یہی کہو گی کہ مجھ میں مدرہڈ نہیں ہے؟ ارشیلا کے خوابیدہ روحانی زخموں کے ٹانکے ادھڑ گئے تھے، ان کی ہچکیوں میں کرب ہی کرب تھا۔ اور وہ ظالم جو اس ساری لیبر میں مجھ سے شیئر کرتا تھا کیسے بائے بائے کر کے چلا گیا۔ ٹوٹو نے بھی لگتی ہوئی ارشیلا کو اٹھ کر گلے سے لگا لیا۔ مائی ڈیئر ارشی، سو سوری، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عامر کی نیچر کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ بہت ہمدرد اور حقیقت پسند ہے، وہ خوابوں کی باتیں نہیں کرتا۔ اسے کسی سادہ سی ینگ لیڈی سے شادی کرنی ہے، وہ خود بہت امیر ہے، اسے 20 سال چھوٹی عمر کی بیوی بھی مل سکتی ہے کیونکہ ہینڈسم ہے، امیر ہے، چین سموکر نہیں ہے، بزنس میٹنگز میں سگار ضرور پیتا ہے، کافی تو بالکل نہیں پیتا، اپنی ہیلتھ کے معاملے میں بہت کانشیس ہے۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتایا ہے، زین کا بھی بتایا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپایا، تمہاری پکس بھی دکھائیں۔ میں اور آنٹی تمہیں تنہائی کے عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں، میڈیسن سے تمہاری جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیڈیل لائف گزار رہی ہوں، وہ ہسبینڈ نہیں میرا دوست ہے، اس کی ٹائی کی ناٹ خود بناتی ہوں، اس کو ساکس شوز کوٹ خود پہناتی ہوں، اسے یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، وہ مجھے ریٹرن کرتا ہے، میں سوتی ہوں تو وہ ڈسٹرب نہیں کرتا، صبح جلدی اٹھتا ہے تو میرے لیے بھی چائے بناتا ہے، میں تمہارے لیے بھی ایسی ہی خوبصورت زندگی کے خواب دیکھتی ہوں۔ ٹوٹو جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی، اس کی نیت تھی کہ ارشیلا کے آنسو تھم جائیں۔ ٹوٹو کی ازدواجی زندگی کی حسین جھلکیاں بہت پرتاثیر تھیں، ارشیلا کے حواسوں پر بھی گویا پھوار برس پڑی۔ ٹوٹو کے جذبات اتنے تنومند اور توانا تھے کہ ارشیلا کی الجھی ہوئی شخصیت گویا ڈھیر ہو گئی۔ ممی مجھ سے بھی اس ٹاپک پر بات کرتی رہتی ہیں مگر بہت سارے خوف میری جان نہیں چھوڑتے۔ میموریز پر تو یونیورس ڈیپینڈ نہیں کرتی، ہر نئے دن کے ساتھ کچھ نیا سامنے آتا ہے۔ خوف صرف کاغذ کے بھوت ہوتے ہیں، ان کی روٹس نہیں ہوتی ڈارلنگ۔ میں تمہاری خوشیوں کے لیے کتنی ولنگ ہوں، تمہارے آنسوؤں سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بات اپنی جگہ ہے، تم مجھے 100 ٹائم رد کرو، رو کر دکھاؤ، زین زین کرتی رہو، مجھے فرق نہیں پڑنے والا۔ ٹوٹو نے اپنی اولو العزمی کا مظاہرہ پھر چپت لگانے کے انداز میں ارشیلا کے رخسار کو بھی چھوا۔ ارشیلا چند ثانیے گہری سوچ میں ڈوبی رہی، ٹوٹو کو ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سپوز میرا لائف پارٹنر مجھے بہت کچھ دے سکتا ہے مگر اسے دینے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ ارشیلا پھر مایوس نظر آئی۔ ٹوٹو نے انگلی سے ارشیلا کی ٹھوڑی کو چھو کر ان کا چہرہ اونچا کیا۔ اتنی سلم، سمارٹ، خوبصورت، معصوم اور محبت بھرا دل رکھنے والی ارشیلا، جو منافق، جھوٹی، لالچی، خود غرض نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کسی کی لائف پارٹنر ہو تو اسے کیا چاہیے؟ اور ارشیلا نے اب لاجواب ہو کر بڑی بے بسی سے ٹوٹو کی طرف دیکھا۔ تم زین کی وجہ سے پریشان ہونا، عامر کے پاس USA نیشنلٹی ہے، بہت آرام سے امریکہ جا کر اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے عامر کو بتایا ہے کہ زین ارشیلا کے ساتھ پلس ہے، کبھی مائنس نہیں ہوگا۔
टूटू पर अब वापसी की उजलत सवार हो गई थी। वो रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए अपना शोल्डर बैग उठा रही थी। अर्शला फिर गायब दिमागी की कैफियत में मुब्तला थी। 2 बजे के करीब शम्सा अपार्टमेंट में पहुंच गई। वासिफ भी यूनिवर्सिटी से वहीं आ गया था। 2 बेडरूम, लाउंज और ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल अपार्टमेंट, जो ना तो बहुत छोटा था ना बड़ा। किचन तैयार था। नया प्रोजेक्ट था, इसलिए ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर की मिली जुली खुशबू माहौल में रची हुई थी। अपार्टमेंट 6ठी मंजिल पर था। टैवो कंपनी की चमचमाती नई लिफ्ट, जिसके अंदरूनी हिस्से में बड़ा सा आईना भी लगा हुआ था। नापसंद आने वाली कोई बात ना थी। शम्सा के रूम में क्वीन साइज बेड और वासिफ के कमरे में डबल बेड था। खिड़कियों पर पर्दों के बजाय जदीद ब्लाइंड्स लगे हुए थे। वाशरूम्स में भी आराइशी अशिया नज़र आ रही थी, मसलन मिनी प्लांट, कश्ती की शक्ल की साबुनदानियाँ, दरवाजे के बिल्कुल साथ साए में फलने फूलने वाला सरसब्ज पौधा। ये हमारा हिस्सा दिया है मामू ने। वासिफ ने पलट कर माँ की तरफ देखा। जान छुड़ाई है, बेवकूफ़ बनाया है हमें। लहजे में गज़ब की कड़वाहट थी। शुक्र करो, ना देते ये भी तो हम क्या कर लेते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे पास अपनी छत है। अच्छे साफ़ सुथरे इलाके में अल्लाह ने अपना ठिकाना दिया है। शम्सा ने वासिफ को फ़ौरन टोक दिया था और शुक्र के कलमात यूँ अदा किए थे गोया उसे सबक याद करा रही हूँ। फरी की शादी भी तो करीब आ रही है। घर में मेहमानदारी होगी, रुकने वाले मेहमान आएंगे। शादी के घर में तो जगह कम पड़ जाती है। शम्सा पुरशौक अंदाज में नए नवीले किचन का जायज़ा लेते हुए अपनी धुन में बोल पड़ी थी। लाउंज की विंडो से ब्लाइंड समेटता वासिफ आन की आन में साकत हो गया। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। फरी की शादी, कितने अजनबी नामानूस से अल्फाज लगे थे। अभी तक वहम गुमान में भी नहीं था कि फरी की शादी जैसे अल्फाज भी मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सिंगल रन भी नहीं बन रहे थे, एकदम छक्का लग गया। वासिफ के दिल पर एक ऐसा बोझ आ पड़ा जो उसकी अना बोझ मानने से ही इनकारी थी। बेइख्तियारी कैफियत में उसने अपना दायां हाथ गाल पर रख लिया था। ये काम तुमने बहुत गलत किया। कभी कभी थप्पड़ बद्दुआ बनकर पीछा करता है। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगा। वैसे भी मैं पागल हूँ और पागल झूठ नहीं बोलते। मुझे तुम्हारी खुशी से हमेशा तकलीफ़ होगी। मैं तो चाहता हूँ दर्द के सफ़र में तुम मेरी पार्टनर बनो। वो सोच रहा था। इसमें भी मामू की सियासत है माँ। वो फरी की शादी से पहले हमें इस घर से आउट करना चाहते हैं। शायद वो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से छुपाना चाहते हैं कि उनकी कोई बहन भी है। ज़हनी दबाव शदीद हो तो ज़ुबान निशाने सीधे लेती है। बात की जाती है, बनाई नहीं जाती। इतना कुछ तो कर दिया है मेरे भाई ने, अब माफ़ कर दो उन्हें। तुम्हें क्या पता वासिफ, मेरा भाई ना होता तो आज मैं कहाँ होती। आखिरी अल्फाज यूँ अदा हुए गोया खुद कलामी कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक रिश्ता पहचानता हूँ और वो है माँ का रिश्ता। खैर, इस बात पर तो मैं किसी वक्त उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े सवाब का काम किया, ग़ुलाम आज़ाद कर दिया। वासिफ ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ माँ की तरफ देखा। सच कहूँ वासिफ, मुझे इस घर में दाखिल होकर यूँ लगा जैसे मैं आज ही पैदा हुई हूँ। खुलकर सांस ले रही हूँ, खुद को फूल की पत्ती की तरह हल्का महसूस कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम फरी की शादी से पहले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। शादी के घर में बहुत काम होते हैं और अब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। फाइनल सेमेस्टर है, ट्यूशन्स हैं। शम्सा अपनी धुन में बड़ी सादगी से बोलती चली गई। वासिफ ने किचन में आकर फ्रिज का डोर खोलकर अंदर का जायज़ा लिया। मानती हो ना माँ, आपका बेटा गुलामी कर रहा था। उसने बात करते हुए शम्सा की तरफ से पुश्त कर ली। फिर भी तुम वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने हाथ जोड़े तो तुमने माँ की सुनी। शम्सा ने उसका बाजू थाम कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की। वासिफ नज़र बचा गया। यकीन नहीं है मामू पर, हमारा ही माल हमें खैरात की तरह दे रहे हैं। नहीं नहीं वासिफ, उनके एहसानात ज़ाया ना करो। भाई बाप का कहना मानते तो मुझे धेला भी ना मिलता। मैं मरते दम तक भाई का एहसान मानूंगी। तुम मेरे भाई की ग़ुलामी करते थे, तुम्हारी इंसल्ट की जाती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर मैं उनके एहसानात याद करके खुद को बहलाया करती थी। शम्सा के लहजे में रिक्कत उतरने लगी। ठीक है माँ, मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन अब एक बात आपको साफ साफ कह रहा हूँ। इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैं और आप सालार साहब के घर कभी नहीं जाएंगे। कोई इंतहा भी हो जाए तब भी नहीं। उस घर से निकलेंगे तो पलट कर नहीं देखेंगे। आपको मेरी ये बात मानना होगी, या यूँ समझ लें कि उस घर से निकलने के लिए ये मेरी शर्त है, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वासिफ ने माँ की नम आंखों की तरफ देखकर दो टोक अंदाज में कहा। शम्सा हैरान परेशान उसकी तरफ देख रही थी। अर्शिला जैन को नीचे फ्लोर पर लाउंज में ले आई थी ताकि उसे फरी के साथ खुश देखकर उनके जहनी दबाव में कुछ कमी वाक़ हो। फरी और जैन कार्ड्स खेल रहे थे। दर हकीकत जैन बहुत दिनों बाद खुश नज़र आ रहा था। दोनों बड़े से दीवान पर आमने सामने बैठे थे। पास ही छोटी सी गोल मेज़ रखी थी जिस पर नौकर वक्फे वक्फे से खाने पीने की चीज़ें लाकर रख रहा था। जैन, तुम अपनी विल पावर से वो सब कुछ कर सकते हो जो इम्पॉसिबल नज़र आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तुम्हारा फेथ डेवलप होगा कि तुम बहुत जल्द पहले से ज़्यादा अच्छी तरह बात कर सकोगे। डिबेट में हिस्सा लोगे तो विन भी करोगे।
खेलते हुए फरी जैन की बैटरी भी चार्ज कर रही थी। अर्शिला ने आगे बढ़कर फरी को अपने साथ लगा लिया। सो स्वीट, तुम कितनी लॉयल हो जैन के साथ। तुम इसी तरह जैन को इनकरेज करती रहीं तो ये बहुत जल्दी नॉर्मल और फिट हो जाएगा। मैं तो तुम्हें बहुत इमेच्योर समझती थी। तुम्हारे सामने तो मैं खुद को स्टूपिड फील कर रही हूँ। अर्शिला ने फरी को अपने साथ लगाकर गर्मजोशी से दबाया। ग्रेट, वो प्यार भरी नज़रों से फरी की तरफ देख रही थी। थैंक यू आंटी, फरी कदरे शर्मा गई। अब तो मैं तुम्हें रोज़ कार भेजकर बुलवाया करूँगी। मेरा दिल कहता है अगर जैन तुम्हारी कंपनी में कुछ वक्त गुजारेगा तो बगैर मेडिसिन के ठीक हो जाएगा। और अर्शिला का जोश खताबत दम तोड़ गया क्योंकि फरी के सेल पर सारा की कॉल आ रही थी। फरी ने दूसरे हाथ में कार्ड्स मुंतकिल किए और सेल फ़ोन उठाकर कॉल वसूल की। जी मामा, उसने कोफ्त भरे अंदाज में जी मामा बोला था कि अभी तो खेल शुरू किया है और सारा को उसकी वापसी की फ़िक्र हो गई। फरी ज़्यादा देर ना करना, अंसर और नईम भाई कराची पहुंच गए हैं। 2 दिन से दुबई में थे। दुबई से फ़्लाइट लेकर आधा घंटा पहले यहाँ पहुँचे हैं और शाम की चाय पर हमारे साथ होंगे। फरी के कान से सेल फ़ोन लगा था। इस सरप्राइज़ पर उसका मुँह खुले का खुला रह गया। आंखों में खुशी और हैरत की चमक थी। जैन और अर्शिला गौर से उसी की तरफ देख रहे थे। रियली मामा, अब वैसे ही तो नहीं बोल रही कि मैं जल्दी आ जाऊँ। फरी अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। खुशी की इंतहा पर तो गोया यकीन जिंदा पकड़ी हुई मछली की तरह हाथ से फिसल रहा होता है। दिमाग ख़राब नहीं है मेरे पास बिलावजह फ़ोन करने के लिए फ़जूल टाइम नहीं होता। सारा ने झाड़ पिला दी। बस जल्दी से निकल पड़ो, बहुत बुरी बात होगी अगर तुम उनके आने के बाद पहुंचोगी। सारा ने अब नॉर्मल अंदाज और समझाने के तरीके पर मज़ीद ताकीद के ज़मन में कहा। ओके, उसने अपने अल्फाज ज़ोर लगाकर अदा किए थे। अर्शिला और जैन हनूज होंकों की तरह उसकी तरफ देख रहे थे। फरी के चेहरे पर ज़िंदगी के सारे रंग खिल उठे थे, जैसे भादों की झड़ी के बाद उफ़क़ पर कोसे कज़ा चमकती है। खैरियत है ना फरी, बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही हो। अर्शिला से अब रहा ना गया, वो बेसाख्ता बोल पड़ी। आंटी, कुछ स्पेशल गेस्ट अचानक आ रहे हैं फ़ॉरन से। फरी की रोशन आंखें बहुत कुछ बोल रही थी, मगर दोनों माँ बेटा कुछ भी अंदाज़ा लगाने के काबिल नहीं थे। इतना खुश और पुरजोश तो अर्शिला ने कभी फरी को नहीं देखा था। वो तो किसी परिंदे की तरह बस उड़ने के लिए बेताब नज़र आ रही थी। आई एम सॉरी जैन, मैं जल्द ही तुम्हें ज्वाइन करूँगी। हम बहुत देर तक कार्ड्स खेलेंगे, बल्कि मैं अंसर को साथ लेकर आऊँगी। आंटी को मिलाकर पार्टनरशिप में खेलेंगे तो और मज़ा आएगा। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए सेल फ़ोन उठाकर सर्वर का नंबर डायल कर रही थी। अंसर। अर्शिला और जैन तो अंसर पर अटक गए थे, जबकि फरी अंसर का नाम लेकर भरपूर रफ्तार से आगे निकल चुकी थी। अर्शिला बोल पड़ी। जैन का दम घुटने लगा। जी आंटी, सॉरी, मैंने आपको अंसर के बारे में पहले नहीं बताया। मेरा मतलब जैन को। 1 मिनट में ज़रा ड्राइवर को गेट पर आने का बोल दूँ, फरी ने कहा। हाँ सर्वर, प्लीज़ 5 मिनट में गाड़ी गेट पर ले आओ। ज़्यादा दूर तो नहीं हो, बस फटाफट आ जाओ, मामा वेट कर रही हैं। वो ड्राइवर से बात कर रही थी। इस दौरान जैन मैसेज टाइप करने लगा था। फरी ने राब्ता मुनक़ता किया तो व्हाट्सएप की मैसेज अलर्ट टन के अंदाज में सुनाई दी। ओफो, मामा ही का मैसेज होगा। फरी ने जिच होकर मैसेज खोलते हुए कहा, फिर चौंक कर जैन की तरफ देखा। जैन ने सामने बैठकर पैगाम अरसाल किया था, हु इज़ अंसर। फरी ने जैन की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर अर्शिला की तरफ। अभी तो सिर्फ फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया है। जाने ऐसा क्या था कि फरी खुलकर नहीं बता पा रही थी। हालांकि उसके हिसाब से उसका और जैन का ताल्लुक सिर्फ एक क्लास फेलो और एक हमदर्द बेहतरीन दोस्त का था। जैन ने उसके साथ मुस्तकबिल के हवाले से कभी कोई बात नहीं की थी। जैन ने तो तारफ़ सुनकर सर डाल दिया था, मगर अर्शिला बुरी तरह बदहवास नज़र आने लगी। बेकरार होकर जैन का हाथ अपने दोनों हाथों में दबा लिया था। उसी वक्त फरी के सेल फ़ोन पर सर्वर की मिस्ड कॉल आई, जिसका मतलब था वो गेट पर आ चुका है। फरी को बताकर किसी ढाबे पर दूध पत्ती पीने गया था। अल्लाह जाने चाय पी या फरी की अफरा तफरी वाली कॉल पर प्याली पटक कर दौड़ा था। ओके जैन, वी विल मीट अगेन। उसने दम्बाखूद बैठे जैन की कैफियत से सरफे नज़र किया। उसके ख्याल में तो गेम अधूरा रह जाने की वजह से जैन शॉक्ड था। इसी बिना पर तसल्ली के 2 बोल दिए थे। ओके फरी। अर्शिला जैन से नज़र चुराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। ऑल द बेस्ट। अर्शिला ने फरी को अपने साथ लगाकर उसके रुखसार पर अलामती बोसा दिया। ये रख रखाव से ज़्यादा खुद को संभालने का अमल था। जैन ने बैठे बैठे रोबोट की तरह अलविदाई अंदाज में अपना दायां हाथ ऊपर करके हरकत दी। फरी के पास तो तकल्लुफ़ात की मद में 2 पल भी नहीं थे। नए सिरे से माँ बेटे की तरफ खाक देखती, पल भर में झोंके की तरह मंजर से गुजर गई। अर्शिला की सांसें हनूज बेतरतीब थीं। फरी जा चुकी थी, मगर अर्शिला अभी तक उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ फरी का वजूद ओझल हुआ था। जैन ने हाथ बढ़ाकर अर्शिला के गाउन की खुली आस्तीन पकड़कर खींची तो वह चौंकी और डरते डरते जैन की तरफ देखा। हम दोनों खेलते हैं। जैन ने अर्शिला और अपनी तरफ बारी बारी इशारा किया। अर्शिला की जान में जान आ गई। उन्होंने गोया देर बाद खुलकर सांस ली। वो जैन से छेड़छाड़ के अंदाज में उसकी शादी की बात ज़रूर करती थी, मगर दिल से चाहती थी कि अगर कभी ऐसा हो भी तो जल्दी नहीं होना चाहिए।
पहली वजह तो जैन के डिसऑर्डर्स थे। अरसा दराज से फिजिशियन नाश्ते खाने की तरह ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। बचपन के मुकाबले में बेहतरी की जानिब गामज़न नज़र आता था। शायद इसकी वजह यह भी हो कि अब शऊर बढ़ रहा था और क़ुव्वत इरादी की तवानाई भी काम कर रही थी। जैन की फिजिशियन के साथ तन्हाई में बैठक होती थी। अर्शिला को जो पूछना होता था वो फिजिशियन से अलहदगी में पूछती थी। जैन से बराह रास्त सवाल जवाब नहीं करती थी। दूसरी वजह यह थी कि वो कम उम्री की शादी से खौफज़दा थी। शादीशुदा अमली ज़िंदगी का तजर्बा मुकम्मल ज़हनी तशद्दुद था। कहाँ एक शानदार स्टूडेंट लाइफ, फेलोज़, कॉलेज, अपनी मर्ज़ी से जब चाहे सो जाना, जब भूख लगे खा लेना, जिम जाना, स्पा एंजॉय करना, अच्छे भले बालों का कलर तब्दील कर लेना, कभी एजुकेशनल टूर पर जाना, कभी समीना के साथ यूरोपीय मुल्क में छुट्टियां मनाना। कहाँ शादीशुदा ज़िंदगी। शादी के बाद हनीमून पीरियड तो बड़ा यादगार था, मगर उसके बाद तो उन्हें अपना शौहर यकसर जाहिल लगने लगा। इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि बीवी गहरी नींद सो रही हो तो उसे नहीं जगाते, फिर जगाने की जहालत के अलावा थकी हारी बीवी को सुबह 8 बजे फिर जगा देना। यार मेरी ग्रे टाई कहाँ रखी है, या मेरे ब्राउन मोज़े लापता हैं, या यार बेड टी तुम बनाओ, ये तुम्हारा नया बटलर तो किसी काम का नहीं। शुरू में तो वो माँ के सामने बहुत तबीयत से रोया करती थी। शादी को प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, सब हस्बैंड एक जैसे होते हैं। समीना उसे समझाकर काबू करने की कोशिश करती। नहीं, ये मिडिल क्लास से है ना, इसलिए इसकी केमिस्ट्री डैमेज्ड है। वो उल्टा माँ को कायल करने की कोशिश करती। तुम्हारे फादर तो एलीट क्लास से थे अर्शी, मुझे अपनी फेवरेट साड़ी पहनने नहीं देते थे। कहते थे कि ऑरेंज कलर में तुम मॉन्क की मदर लगती हो। इस तरह के मजबूत तरीन दलाइल भी अर्शिला को कायल ना कर सके। वो इस ख्याल पर मजबूत थी कि क्लास का फ़र्क सारी बेआरामी की जड़ है। ग्रेस कैली की इतलाक की खबर सुनकर उसने समीना को जताया था कि वही सही है, मम्मी गलत हैं। ढेर सारे बच्चे पैदा करके भी ग्रेस कैली ने शादी नहीं चलाई। ढेर सारे बच्चों की वजह भी बता दी कि इतना ज़हनी तशद्दुद होगा तो फिर शादी तो टूटेगी ही। अब वो जैन को इतनी जल्दी मीठे ख्वाबों से जगाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, ख्वाब वो 100 मर्दमारों के बराबर हो जाए। जहन कदरे पुरसकून हुआ तो उन पर यकलख्त मुनकशिफ हुआ। फरी के अलावा जैन ने किसी लड़की से दोस्ती को सीरियस नहीं लिया था। अच्छा है फरी की शादी कल की होती आज हो जाए, कुछ दिन हिजर मनाएगा, फिर वापस मामूलात की तरफ आएगा। अब अर्शिला खुद को बहला रही थी कि यह कोहनी की चोट है। इश्क ने सीख ही ली वक्त की तकसीम के। अब वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। जान सबको प्यारी होती है, कौन गालिब की तरह दिल को रोए, जिगर को पीटे, जैसे कि उन्होंने जान कहने वाले से जान छुड़ाई थी। हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी रगों पैर में तवानाई दौड़ने लगी, गोया कोई नागवार किस्म का ख्वाब देखते हुए घबराकर आंख खुली हो और पूरा आसाइश ख्वाबगाह में खुद को पाकर सुकून की सांस ली हो। जैन को फिलवक्त अर्शिला से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दम बखूद सा सर डाले बैठा था। अर्शिला ने बेइख्तियार आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। जैन ने कोई मज़ाहमत नहीं की, गोया इस वक्त किसी अपने के लम्स से उसने हयात की हरारत कशीद करना थी, अपने होने को महसूस करना था। चलो लान में चलते हैं, पहले टेनिस खेलेंगे, फिर मज़े से कॉफ़ी पियेंगे, उन्होंने जैन के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। लहजे में हकीकी ममता की हलावत घुली हुई थी। अंधेरी कोख से अंधेरी कब्र का सीधा रास्ता तय करने वाली रूहों ने जुदाई के ज़ख्म के साथ साथ ममता का शऊर भी तो बख्शा था, जो अब जैन का असासा थी, जिसकी वजह से माँ से लड़ पड़ती थी। सारा पर तो गोया वक्त पड़ गया था। पहले हाई टी, फिर डिनर का एहतमाम। एक खानसामा और एक मेड के साथ उन्हें सारे काम निपटाना थे। सालार साहब को सिर्फ मेहमानों का इंतज़ार था। नईम भाई का ठहरा सरप्राइज़ और मुझे मिल गया काम। सारा ने कमरे में दाखिल होकर ना चाहते हुए भी दिल की बात मुंह से निकाल दी। सालार साहब फ़ोन पर मसरूफ़ थे। ग्लासेस के ऊपर से झांककर बेगम की तरफ देखा और फिर खुशगवारी से मुस्कुरा दिए। डिनर की तैयारी कर लो, चाय के लिए बाहर से कुछ मंगा लो, तुम्हें तो बस खुद को थकाने का शौक़ है। भाई वो लोग इतने चूज़ी हैं कि कुछ आगे रखते हुए डर लगता है। इसमें मिर्च ज़्यादा है, ये हैवी हो जाएगा, चीज़ केक 2 दिन तक हज़म नहीं होगा, पकौड़े एसिडिटी पैदा करते हैं, हलीम में बहुत कैलोरीज़ होती हैं, ये और वो। सारा अपने पहनने वाले ड्रेस का इंतखाब करने उजलत के अंदाज में कमरे में आई थी, मगर गायब दिमागी की कैफियत में काम भूलकर बेड के किनारे पर टिक गई। हाय, ये सब बातें तुमसे नईम ने कब की? मेरे सामने तो उसने कभी ऐसे कीमती ख्यालात का इजहार नहीं किया। सालार साहब वाकई हैरत ज़दा नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे भी कोई मेन्यू नहीं थमाया, मेरी घर की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ करते हुए ये सब कह बैठे थे और मैंने पल्लू से बांध लिया। वो जो कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी। ये कहकर सारा बड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। याद आ गया था कि वो किस काम से कमरे में आई थी। एक तो तुम्हें अक्लमंद कहलवाने का बहुत शौक़ है। सालार साहब बेटी के ख्वाब की ताबीर बुन रहे थे। उनके अपने दिल की कलियां खिली पड़ रही थीं। सारा को छेड़ते हुए बगौर देख भी रहे थे। आप बेवकूफ़ कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा भी मुस्कुराई और वार्डरोब का पट खोलकर लटके हुए कपड़ों का जायज़ा लेने लगी।
अल्लाह करे फरी लेट ना हो, उसकी तैयारी भी देखनी है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा पहन कर बैठ जाए। वो खुद कलामी के अंदाज में वार्डरोब में सर दिए बड़बड़ाने लगी। सालार साहब फरी को फ़ोन मिलाने लगे, क्योंकि वो सारा की इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उससे कुछ बैद भी नहीं था कि ट्रैक सूट पर स्कार्फ ओढ़कर मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना शुरू कर दे। कॉल तो लगी थी मगर फरी की तरफ से मुनक़ता कर दी गई थी, मगर फ़ौरन ही मैसेज आ गया था कि 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, बस आने वाली है, तुम अपने काम देखो, मैं फरी की तैयारी देख लूँगा। सालार साहब इस वक्त ताउन करने वाले शोहरों में पहला इनाम जीतने के मूड में नज़र आए। बस रहने दें, वो आपको ये कहकर चुप करा देगी कि पापा ये फ़ैशन है, और आप बड़े फ़ख्र से सोचेंगे कि मेरी बेटी से ज़्यादा फ़ैशन का किसको पता होगा। सारा के अंदाज में बेसाख्तगी थी तो दूसरी तरफ सालार साहब का कहकहा भी बेसाख्ता था। फरी के जाने के बाद ज़ैन सर झुकाकर अपने बेडरूम में चला गया था। अर्शिला समीना के साथ चाय पीने लॉन में आ गई। समीना का मूड हस्बे साबिक ऑफ था, क्योंकि अर्शिला ने अभी तक ज़ैन से शरीफुद्दीन के बारे में पता नहीं किया था। दोनों के सेल फोन आमने सामने मेज़ पर रखे थे और दोनों खामोश थीं, जैसे इस वक्त करने को कोई बात ही नहीं सूझ रही हो। उसी वक्त अर्शिला के सेल फोन की स्क्रीन रोशन हुई और मैसेज अलर्ट टोन फ़िज़ा में मुर्तश हुई। अर्शिला ने यूँ लपक कर सेल फोन उठाया जैसे वाकई वो किसी मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। सामने ज़ैन का मैसेज था। आजकल वो अपनी हर बात मैसेज के ज़रिए ही कर रहा था। अर्शिला के नज़दीक यह मामूल का अमल था, इसलिए उसने आराम से मैसेज खोला। माम, अब फरी से पता करें कि अंसर के प्रपोज़ल पर वो क्या फ़ैसला करने जा रही है। अगर उसने किसी थर्ड पर्सन को मेरे और अपने बीच इन्वॉल्व किया तो मैं खुद को मार डालूँगा। ओह नो! अर्शिला ने बदहवास होकर समीना की तरफ देखा था, जो बेजारकुन तासुरात चेहरे पर सजाए क्यारियों की तरफ देख रही थी। अर्शिला के बेइख्तियार अंदाज में ओह नो कहने पर चौंकी थी। क्या हुआ? कौन है? उनका जहन तो इस पुरअसरार शरीफुद्दीन के अलावा कहीं जाकर टिकता ही नहीं था, जिसे अर्शिला ने अभी तक संजीदा नहीं लिया था। कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही। अर्शिला ने बात बनाने की कोशिश की, जो कि बन नहीं सकती थी, क्योंकि समीना बेटी को खुली किताब की तरह पढ़ती थी। किसका मैसेज है? क्या छुपा रही हो मुझसे? उसी डफर ने तो तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। वो क्या था? वो जहन पर जोर डालकर नाम याद करने लगी। हाँ, वो सो कॉल्ड शरीफुद्दीन, 1 नंबर का गुंडा बदमाश। ये मोटर मैकेनिक भांत भांत के लोगों से भिड़ते हैं, मुसल्ला होते हैं, घर का रास्ता दिखा दिया है ना। मम्मी प्लीज़ स्टॉप। किसी शरीफ जलील का मैसेज नहीं है, ज़ैन का मैसेज है। मैं बहुत परेशान हूँ, डीप डिप्रेशन में जा सकता है वो। फरी के लिए सीरियस हो रहा है। लो, बस यही कसर रह गई थी, 3 में ना 13 में। अब गधा क्रिकेट खेल कर रन बनाएगा। समीना की कमाल बरजस्तगी थी। सैलाबी रेले की तरह अर्शिला की ज़ुबान चल रही थी, जिसे समीना ने महारत से काबू कर लिया था। ही इज़ माई सन, नॉट गधा। ज़ैन से पहले अर्शिला डिप्रेशन में जाती दिखाई दे रही थी। माँ के अल्फाज पर बुरी तरह भड़क उठी थी। कब तक इस फैंटेसी में रहोगी? क्यों खुद को धोखा देती हो? और वो बेनामो निशान जिसका DNA टेस्ट कराने की भी हमें ज़रूरत नहीं, फ्यूचर में शादी प्लान कर रहा है, लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर रहा है। होश में तो हो तुम? इतना सर चढ़ा लिया है तुमने उसे कि वो शरीफ ख़ानदानों में तबाही फेरने का सोचने लगा है। अर्शी, ये क्राइम है। मैं तुम्हारी शादी के लिए सीरियस हूँ और तुम उस स्टूपिड की हमाकतों में उसका साथ दे रही हो। समीना का बीपी शूट करने लगा था और अर्शिला का जहन माऊफ हो रहा था। माँ की हालत का वो अंदाज़ा करने के काबिल ही नहीं थी। ज़ैन की इंसल्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। नहीं करनी मुझे शादी वादी, जिससे भी करूँगी वो आपसे ज़्यादा ज़ैन को हर्ट करेगा। आप माँ होकर मुझे हर्ट करती हैं, वो तो ज़ैन का खून ही पी जाएगा। कभी कभी तो मुझे यूँ महसूस होता है कि आप पापा की सेकंड वाइफ थी और मेरी स्टेप मदर। अर्शिला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए तरस रही हूँ अर्शी, तुम्हें ख्वाबों से जगाकर कहती हूँ, हकीकत को फेस करो। अपने हिस्से की खुशियाँ हासिल करने के लिए मेरा साथ दो। समीना माँ थी, हकीकी खुशियों से महरूम बेटी के आंसुओं ने तड़पा कर रख दिया। मम्मी, स्पेशलिस्ट मुझे मायूस नहीं कर रहा, मगर आप मुझे सिर्फ डार्क साइड पर फोकस करने को बोलती हैं, जैसे कि आप चाहती ही नहीं हैं कि ज़ैन एक परफेक्ट लाइफ गुजारे। अगर उसने फरी को सीरियस लिया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्पार्क है, वो होपफुली आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको क्या मसला है? अर्शिला रोते हुए बोलती जा रही थी। मुझे कोई मसला नहीं है। दौलतमंदों के डॉक्टर, फिजिशियन, कंसल्टेंट सब होपफुल होते हैं। भारी फीस उनको सॉरी कहने से रोकती है। रोज़ी लगी होती है इन लोगों की। समीना ने ज़िंदगी के तजर्बात का गोया निचोड़ पेश किया था। आपको तो बस यही टेंशन रहती है कि सारी दुनिया आपकी दौलत पर नज़र जमा कर बैठी हुई है। ये एक बेरहम हकीकत है। समीना ने फ़ौरन अर्शिला को मज़ीद बोलने से रोक दिया। गरीब के दरवाजे से गुजरते हुए डरते हैं कि कहीं देख ना ले, कुछ मांग ना ले, और दौलतमंद की जूतियाँ सीधी करने वालों से भी बना कर रखते हैं, रिश्तेदारी जताते हैं। ये तुम्हारे स्पेशलिस्ट बाहर नौकर बिठा कर रखते हैं, जो आने वाले को पहले फ़ीस बताता है, ताकि आने वाला सोच ले कि अंदर जाना चाहिए या वापस पलट जाना चाहिए।
میری ایک دور پار کی خالہ تھی، انہوں نے سب جگہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ میری سگی خالہ ہیں تاکہ میں دینا دلانا رکھوں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ سگی خالہ کا خیال نہیں رکھتی۔ سمینہ کو ماضی کی کسی جھلکی نے ستایا تو لہجہ کڑوا کسیلا ہونے لگا۔ ہاں تو اگر دور کی بھی رشتہ داری ہے تو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کی دولت تو بڑھتی جا رہی ہو اور کسی کو 2 وقت کے کھانے کی ٹینشن ہے، جس کے پاس صرف جمع ہو رہا ہے اسے غریبوں کا ویسے ہی خیال کرنا چاہیے۔ ارشیلا نے تنک کر گراہ لگائی۔ سمینہ نے گھور کر بیٹی کی طرف دیکھا اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، ایسے آنکھیں بند کر کے چیریٹی نہیں کی جاتی، چھان بین کیے بغیر ٹکا ہاتھ پر نہیں رکھنا، میرے بات سمجھی؟ ایک سے ایک کلاکار ملتا ہے یہاں۔ آپ تو فوراً غصہ کرنے لگتی ہیں، میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ زین اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، کالج بھی نہیں جا سکتا، بولنے کی کوشش کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ممی، گھر میں بس وہی تو بولتا تھا، ایک کے بعد ایک مشکل فیس کر رہا ہے، پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، پھر آواز بند ہو گئی اور آج فری ایک شوشہ چھوڑ کر اسے مزید ڈپریسڈ کر گئی۔ ارشیلا کی آواز بھرانے لگی۔ بس، انف از انف۔ سمینہ نے پرجلال انداز میں ہاتھ اٹھا کر ارشیلا کو بولنے سے روکا۔ ارشیلا آنسو بھری آنکھوں سے حیرت زدہ سی سمینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک بیوٹیفل پرفیکٹ لڑکی ہے، بہترین لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے، اس کو کیا مصیبت آئی ہے کہ ایک بیوقوف کی خاطر خود کو بلی چڑھا دے؟ ویری گڈ اینڈ ہیپی نیوز فار می، ایک لڑکی کو رائٹ ٹائم پر اچھا پروپوزل مل رہا ہے، میں اسے ضرور کانگریٹس کروں گی، تم بھی اسے وش کرنا۔ بولتے بولتے سمینہ کی نظر ماریا پر پڑی جو چائے کی ٹرے اٹھائے آ رہی تھی۔ میں بولتی ہوں تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر اس کے دماغ میں عقل کی بات بٹھانا تمہارا کام ہے، سمینہ نے قطعی حتمی اور سخت لہجے میں تاکید کی۔ ارشیلا نے گہری سانس لے کر قریب آتی ماریا کی طرف دیکھا۔ لوگوں کے خواب بھی ہوتے ہیں اور خواہشات بھی، جو پورے بھی ہوتے ہیں، زین بھی انسان ہے نا؟ ارشیلا کی جذباتیت ہنوز اسی طرح اپنی جگہ تھی جسے 12 سال بعد نلکی سے نکالی ہوئی کتے کی دم جو ہلکی سی باہر آتے ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ سمینہ پیچو تاب کھاتی رہ گئی کیونکہ اب ماریا جھک کر میز پر ٹرے رکھ رہی تھی۔